लीजिए सुनिए उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें भाग 5 पाठ 10। तुम अभी तैयार नहीं हुई? नील ने कमरे में प्रविष्ट होते ही पूछा। सुषमा नील की अधीरता पर मुस्कुराई। उस मुस्कान में थोड़ा दुलार और बहुत अपनापन था। अभी तैयार हुई जा रही हूं, तुम्हें तो हर काम की जल्दी पड़ी रहती है। उसने ढलका हुआ आंचल संभाला और उठकर खड़ी हो गई। उसने ढीले हुए जूड़े को खोलने के लिए हाथ उठाए कि नील ने दोनों हथेलियों से उसकी कमर घेर ली। अब कौन देर कर रहा है? सुषमा का उष्ण स्वर नन्ही नन्ही हिलोरों की तरह नील को विभूत कर गया। सुषमा की बाहों ने उसके कंधे घेर लिए और उसके बाल खुलकर पीठ पर बिखर गए। चाय लगाओ बीबी जी? भौरी ने अंदर से पुकारा। सुषमा ने अलग होते ही कहा, यहीं ले आना। पीला पर्दा हटाकर सुषमा शयन कक्ष में जाते जाते कह गई, अभी आ रही हूं। अलमारी खोलकर उसने तरतीबवार रखी साड़ियों में से एक निकालकर पलंग पर रख दी और जाकर मुंह धोने लगी। ठंडे पानी की पहली अंजलि से उसके सारे शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई। उसने तौलिए के मोटे रोओं में मुंह छिपा लिया। उसे लगा कि अभी नील से उसका परिचय बिल्कुल नया है और अनजानी भावनाएं, अनचाही भावनाएं, अनजान स्पर्श दहलीज के उस पार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसका शरीर कैसे कसे हुए तारों के वाद्य की तरह था, उंगलियों की हल्की टकोर के लिए आकुल, अधीर। उसके श्रृंगार मेज के दर्पण में नील का प्रतिबिंब पड़ा और उससे सीधे आंखें मिलते ही उसके चेहरे पर अचानक पकड़े जाने का रंग दौड़ गया। नील के हाथ में चाय का प्याला था। वह आकर पलंग पर बैठ गया। वह चाय के छोटे छोटे घूंट लेता हुआ सुषमा को मुग्ध भाव से देखने लगा। सुषमा ने बाल चिकने करके इकट्ठा करके मुट्ठी में भर लिए, उन्हें एक बल दिया और उसकी त्वरित गति से चलती उंगलियों ने गूंथ कर जूड़ा तैयार कर लिया। वह बालों में कांटे खोसने लगी। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम इतनी सुंदर जो हो, नील ने उत्तर दिया। अच्छा। सुषमा ने चेहरे पर हल्के से पाउडर पफ फेरा और कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे तैयार होने दो। मैं तो चुप बैठा हूं, मुझे कोई देखता रहता तो मैं ठीक काम नहीं कर पाती। सुषमा होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। नील ने चाय का प्याला रख दिया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने झुककर सुषमा के कंधों पर हल्के से हाथ रखे। मुझे हिलाना मत, नहीं तो मेरी बिंदी टेढ़ी हो जाएगी। तुम्हारा श्रृंगार भी मेरे लिए बंधन हो गया। यह ना करो, वह ना करो, नहीं तो बाल बिगड़ जाएंगे, लिपस्टिक फैल जाएगी, बिंदी पूछ जाएगी। नील की बात पर सुषमा ने मुस्कुराकर कहा, कहो तो मैं श्रृंगार करना छोड़ दूं? खड़े होते हुए सुषमा ने गीला तौलिया कुर्सी की पीठ पर फैला दिया। छोड़ दो, मुझे तो आराम ही रहेगा। कम से कम कमीज पर बिंदी के दाग तो नहीं रह जाया करेंगे। तुम बड़े दुष्ट हो जा रहे हो नील। सुषमा ने तिरछी दृष्टि से उसकी ओर देखा। नील हंस दिया। तैयार होकर चलते चलते भोरी शाम की डाक से आई चिट्ठी सुषमा को पकड़ा गई। सुषमा ने लिफाफा खोला, सरसरी निगाह से चिट्ठी पढ़ी। उसके चेहरे पर आ गया परिवर्तन और नील ने लक्ष्य किया कि सुषमा का चेहरा, उसके भाव बदल गए। सुषमा ने चिट्ठी पर्स में रख ली और कहा, चलो नील, मैं तैयार हूं। नील का इरादा उसे कल्ब ले जाने का था, पर उसने कनॉट प्लेस की ओर कार मोड़ दी और पूछा, कोई अच्छी फिल्म चल रही है क्या आजकल? आज नहीं, फिर कभी। सुषमा ने ऐसे कहा कि नील आग्रह न कर सका। वह सुषमा को अपने प्रिय रेस्टोरेंट में ले गया।
और सुषमा से पूछकर कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दे दिया। उसकी मेज़ एक और थी, भीड़ से अलग। चाइनीज लालटेन का प्रकाश मेज़ पर रखी चीज़ों और नील के निचले भाग पर पड़ रहा था। फिर भी सुषमा को नील की पुतलियों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। उसकी नारंगी रंग की साड़ी का बैंगनी जरी का बॉर्डर झिलमिला रहा था और उसकी बाली में पड़ी बिजली हिल रही थी। नील ने थोड़ा सा उसकी ओर झुककर कहा, आज क्या बात है, तुम अचानक ही उदास हो गई हो? सुषमा ने चौंक कर उसे अंधेरे में देखा, फिर कहा, नहीं तो, और फिर कॉफी पीने लगी। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम अपलक दूर न जाने क्या देखे जा रही हो। मैं जैसे तुम्हारे पास हूं ही नहीं। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी नील की हथेली को ढक लिया और मुख ऊपर करके मुस्कुराने लगी। मुझे बहलाने के तरीके बहुत सीखे हैं, नील ने कहा। तुम पास होते हो तो मुझे मौन भी बहुत अर्थपूर्ण लगने लगता है। उसने नील का कसाव भरा चेहरा ढीला होते हुए देखा। फिर नील ने बिना किसी शिकायत के कहा, मुझे अक्सर लगता है सुषमा कि तुम्हारे जीवन को मैं पूरी तरह से नहीं ढक पाया हूं। मैं तुम्हारे अस्तित्व की केवल परिधि ही छू सका हूं। सुषमा की पलकें कुछ देर नीचे झुकी रही। और मैं? उसने पूछा। यह मैं कभी नहीं बता सकूंगा कि तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। प्रकाश की छोटी सी किरण सुषमा की पुतलियों में कौंधने लगी। उसका चेहरा बहुत कोमल, बहुत दिलकश लगने लगा। वह धीरे धीरे नील के हाथ के नाखूनों पर उंगली फेरने लगी। फिर उसने अचानक हाथ खींच लिया और कहा, नील, अब चलो, देर हो रही है। नील ने बिना कुछ कहे बैरे को बिल देने का इशारा किया। जब वह रुपए दे चुका, सुषमा ने अपना बटुआ उठाया और उठ खड़ी हुई। नील ने कार स्टार्ट कर दी। चिट्ठी क्या घर से आई थी? नील ने हल्के से पूछा। हाँ, अम्मा की थी। कोई खास बात? नहीं। सुषमा ने सोचा कि नील से कुछ कहे या नहीं, फिर मन में कुछ निश्चय सा करती हुई बोली, नीरू की शादी के लिए बहुत परेशान है। फिर अचानक सुषमा का मन आक्रोश से भर गया। कितनी खुश वह नील के साथ जाने को तैयार हुई थी। अम्मा का पत्र उसके हृदय में टूटी हुई अनी की तरह चुभ रहा था। उसका सारा उत्साह बुझ गया और नील के पास रहने पर भी वह दिल रह रहकर डूबने सा लगा था। यह ऐसी बात तो नहीं है कि तुम इतनी बुझ जाओ। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम नहीं समझोगे नील। पिताजी आरंभ से ही बड़े ढीले ढाले व्यक्ति रहे हैं। उनसे कुछ करते नहीं बनता। अम्मा मुझ पर ही आश्रित रहती है। फिर उसने लंबी सांस ली। खैर, जाने दो। वह नील के और पास सिमट आई। नील कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है सुषमा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज लेता है। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। सुषमा को अचानक रोना आ गया। उसने पलकें कसकर भींच ली। उसके बाद कुछ देर नील चुप रहा और सुषमा बहुत कड़े प्रयत्न के बाद उस क्षण को लांघ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील पर रखे नील के हाथ को अपने हाथ से ढक लिया। नील की मुस्कान बहुत कोमल थी। अनायास हटाई गई उदासी सुषमा के मन पर फिर छा गई। नील के स्पर्श से सुषमा की आंखों में फिर आंसू भर आए। वह गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने का उपक्रम करने लगी। फिर उसने चुपके से आंखें पोंछ ली। लीजिए सुनिए 55 खंबे लाल दीवारें, पार्ट 11। सुषमा सुबह देर से सोकर उठी, चाय पी, फिर वह अलसाई सी बैठी रही। सुबह की धूप उसे बड़ी प्रिय लग रही थी। माली ने पांत की पांत गुलदाऊ जी के गमले सजा दिए थे। सुषमा को उनके रंग बड़े भले लगे।
उसका मन चाहा कि उनकी ओस भरी गोल पत्तियों को आंखों पर रख ले और अपने चारों ओर बिखरी सुवास में खोई बैठी रहे। वह कुर्सी से सिर टिकाए बैठी रही। उसकी पलकें धीरे से आंखों पर गिर गई। बाहों पर जहां धूप देर से पड़ रही थी, हल्की चुनचुनाहट होने लगी। उसने बाहों में उंगलियां फेरी और फिर उसका हाथ शिथिल सा नीचे आ गिरा। अखबार के पन्ने रह रहकर फड़फड़ा उठते। सुषमा को उस क्षण अपने जीवन, अपनी चीजों के प्रति बड़ा मोह मढ़ाया। उसकी पीठ पर धीरे से एक हाथ आ टिका। अभी नींद पूरी नहीं हुई? मुस्कुराती हुई मीनाक्षी ने पूछा। आओ मीनाक्षी। सुषमा ने आंखें खोलकर उसे देखा, पर वैसे ही बैठी रही। कल तुम मिसेज पुरी के यहाँ डिनर पर नहीं आई? मीनाक्षी उसकी कुर्सी की बाह पर बैठती हुई बोली। ओह, मैं तो भूल गई, सुषमा ने अपराधी जैसे स्वर में कहा। कैसे याद रहेगा, इतनी अधिक रुचिपूर्ण बातें जो मन में उलझाए रहती हो। मीनाक्षी दुष्टतापूर्वक हंसी और उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए सुषमा को एकटक ताकने लगी। मीनाक्षी, सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तुमने भी तो कोई जिक्र नहीं किया। सुषमा ने ढीले बालों में उंगलियां फेरते हुए शिकायत की। मैं तो जाने से पहले आई थी। भौरी ने कहा कि बीबी जी नील भैया जी के साथ घूमने गई हुई हैं। अब मैंने सोचा कि तुम सीधे उन्हीं के घर आ जाओगी। वहां सबके पूछने पर भी मैंने यही कहा कि तुम थोड़ी देर में आओगी। हम लोगों ने काफी इंतजार भी किया तुम्हारा। मीनाक्षी के मुंह पर कुछ ऐसा था कि सुषमा कुछ नहीं कह पाई। वहां डिनर पर तुम्हारी ही बातें होती रही। मीनाक्षी ने हल्के से बात उठाई। सुषमा फिर भी चुप रही। उसके चेहरे से उसकी भावनाओं की कुछ था नहीं पा करके मीनाक्षी ने आगे कहा। मिस शास्त्री सबके आगे बढ़ बढ़ के बोल रही थी। सबने खूब रस लिया। तुम कब आती हो, कब तुम्हारे यहाँ कौन आता है, किसने तुम्हें सिनेमा में देखा, किसने तुम्हें क्लब में देखा, सबका सब वर्णन हुआ। सबको और काम ही क्या है, बुरा सा मानकर सुषमा ने कहा। उसका चेहरा म्लान हो गया। मीनाक्षी कुर्सी से उठकर कुछ दूर खड़ी होकर अखबार पर नजर दौड़ाने लगी। फिर उसने कहा, सुषमा, तुम बुरा न मानना, मैं बहुत दिन से तुमसे यही बात कहना चाह रही थी। हॉस्टल की लड़कियों में, स्टाफ रूम में, नौकरों में, हर जगह आजकल तुम्हारी ही चर्चा है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, सुषमा ने भेजे हुए कंठ से कहा। पंचूटे के लाल रंग के फूलों ने एक झोंका खाया और दो पीली तितलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए दूर उड़ गई। हमारा दायरा ऐसा ही है। कॉलेज की चार दीवारी के अंदर जो भी होता है उसमें सभी रुचि लेते हैं। तुम कब आई, कब गई, इसका लेखा सबके पास रहता है। मीनाक्षी ने मृदु स्वर में सुषमा को समझाया। उसे अपना यह काम बिल्कुल भला नहीं लग रहा था, पर सुषमा के प्रति उसका स्नेह उसे यह कहने को बाध्य कर रहा था। मीनाक्षी, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? तुम मुझे स्वाति समझती हो? मेरा प्रश्न यह नहीं है सुषमा। तुम अपना उत्तरदायित्व तो समझने की चेष्टा करो। तुम एक जिम्मेदारी के पद पर हो। तुम्हें अपनी छात्राओं के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो मैं अपना काम ठीक नहीं कर रही हूं क्या? मुझसे किसी की शिकायत नहीं है, फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन में किसी को दखल देने का क्या हक है? मैं वार्डन हूं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं हर समय गांभीर्य का नकली खोल चढ़ाए रहूं। मीनाक्षी उदास हो गई। सुषमा, तुम 9 साल से इस कॉलेज में हो ना, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। यहाँ किसी का जीवन व्यक्तिगत नहीं है, वह एक खुली किताब है। फिर तुमसे तो वैसे ही लोग जलते हैं। प्रिंसिपल तुम्हें इतना मानती है, तुम्हें वार्डन बनाने के लिए उन्होंने ही तुम्हारा नाम भेजा था। सुषमा की आंखों में सूनापन घिराया। उसे देखकर मीनाक्षी कुंठित होकर के चुप हो गई। इधर कुछ दिनों से सुषमा में जो परिवर्तन देखा था
उस पर उसे विश्वास नहीं होता था। पहले अपने बंधनों में छटपटाती, अपने जीवन की एक रास्ता से उकताई सुषमा की आंखों में अब तारे बस गए थे। अपने नित्य प्रति के काम निपटाते हुए सुषमा के मुख पर आत्मविभोरता रहती थी। अपने में उसके हृदय में जैसे एक अलग झरना फूट पड़ा था, जिसके जल से वह सदा सिंचित रहती थी। स्टाफ रूम में भी अलग कभी आती तो कम बोलती, उसके होठ किसी गुप्त हास्य से मुस्कुराया करते। सुषमा ने कभी मीनाक्षी से नील की बात नहीं की, पर मीनाक्षी इतनी अनजान नहीं थी, जान गई थी। वह जान गई थी कि सुषमा के इस परिवर्तन का कारण नील ही है। दो एक बार उसने सुषमा को खिंचाने की चेष्टा की, पर सुषमा मुस्कुरा कर रह गई। इस समय मीनाक्षी को लगा कि उसने बड़ी क्रूरता की है। सुषमा की आंखें बुझ गई और होठों से मुस्कान खो गई। वह सुनने में न जाने क्या देखती रही, फिर उसकी पुतलियां आंसुओं में डूब गई। उसने पलकें मींच ली और असह्य पीड़ा का भाव उसके मुख पर दौड़ाया। मीनाक्षी असहाय से उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, सुषमा, आई एम सॉरी। मैंने सोचा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। सुषमा ने उंगली से आंसू पोंछ डाले। उसने भर्राए गले से कहा, तुमने ठीक ही किया मीनाक्षी। अपने प्रियजन जितने निर्दयी हो सकते हैं ना, उतने दूसरे नहीं। पर तुमसे एक प्रार्थना है कि आप मुझसे कभी नहीं कहिएगा कि और मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मीनाक्षी समझ रही थी कि उसकी बातों से सुषमा कितनी आहत हुई है। सुषमा सोच उठी कि औरों की दृष्टि में ये कैसा लगता होगा। उन्हें लगता होगा कि सुषमा भी औरों जैसी निकली। नील के साथ घूमना, पिक्चर्स देखना, कुछ क्षण अच्छी तरह बात बिताने का साधन था, पर अनायास ही नील से जो नाता जुड़ गया, उसकी जड़ें कितनी शीघ्र, कितनी गहराई तक पहुंच गई थी, इसका अनुमान सुषमा को खुद भी नहीं था। नील उसे प्रिय था, उसने यह बात स्वीकार कर ली थी। वह कहानियों की उस शापग्रस्ता राजकुमारी की भांति थी जो नील के स्पर्श से जाग उठी थी। कभी कभी नील के मुख पर भावों के उतार चढ़ाव को देखकर उसे अपने पर आश्चर्य होता। क्या किसी और को इतना दुख देने, क्या किसी और को इतना सुख देने, किसी के मुख पर इतनी कोमलता लाने की क्षमता उसमें है? सुषमा ने आश्चर्य से अपने नए व्यक्तित्व को जन्म लेते हुए देखा। उसकी सब इंद्रियां अधिक तीक्ष्ण, संवेदनशील हो गई थी। किसी की प्रतीक्षा में गेट के पास मंडराती कोई लड़की, लेक्चर के दौरान किसी के मुख पर कहीं और भटक जाने का भाव, डाक में कोई मोटा सा पत्र, इस सब के प्रति वह अधिक उदार हो गई थी। उसमें आया परिवर्तन सभी ने लक्ष्य किया था। लड़कियों को लगता है कि उसके माथे की बिंदी और भी चमकने लगी है, उसके होठों में बड़ी कोमलता आ गई है। सुषमा सदा से उनकी प्रिय थी। अब उसके लेक्चर्स ऐसी निर्बाध गति से चलते कि घंटे के अनुगुण से भी सभी चौंक उठते। उसकी उन्हीं पहले वाली साड़ियों के रंग उसके चेहरे पर अब नई आभा ला रहे थे। जिस शाम नील नहीं आता, सुषमा बाहर बरामदे में खड़ी टीले के पीछे डूबते सूरज को देखती रहती। लॉन पर लड़कियों के झुंड बैठे रहते और उनकी हंसी संध्या की गिरती उदासी को हल्का कर देती। क्वार्टर्स में रहने वाले अध्यापिकाएं उलाहना देती, सुषमा तो अब दिखाई ही नहीं देती। अगर कोई मिलने को आ जाती तो सुषमा को बात ही नहीं जुटती। साड़ियों की डिजाइन, नए धारावाहिक, नए उपन्यास के अंत के संबंध में अपनी धारणा, छिटपुट बातें करके वह चुप हो जाया करती थी और मन ही मन वह उकताने लगी कि कब ये उठकर जाए, जिससे वह फिर अपने उसी आंतरिक संसार में प्रविष्ट हो सके। मीनाक्षी ने किस बुरी तरह से उसे झकझोरा था।
सुषमा ने जाना कि उसके मुख में जैसे कड़वा सा स्वाद बच गया था। वह समझ नहीं सके कि इन सब बातों के बोझ से आक्रांत अब वह नील से कैसे खुलकर मिल पाएगी। क्या ये छायाएं उनके बीच नहीं आ जाएंगी? सारे दिन सुषमा अनमनी सी रही। खुलकर ना रो पाने से उसके सिर में दर्द हो गया था। वह स्टाफ रूम में जाने के लिए बसती रही। उस शाम नील के आने की बात न थी। वह क्लास समाप्त करके 4 बजे मीनाक्षी के साथ बाजार चली गई। सीढ़ियों से मैच करते ब्लाउज के कपड़े खरीदते हुए अंधेरा हो गया। तब हाथों में तमाम पैकेट लिए हुए वे लोग चाय पीने के लिए उसी रेस्तरां में जा बैठी जहां प्राय नील सुषमा को लाया करता था। चाय आ जाने पर प्याले में छानते हुए मीनाक्षी ने कहा, तुम्हें आज बहुत अनमना पा रही हूं। तुम सभी सुबह की बातों को नहीं सोच रही हो ना? थक गई हूं, सुषमा ने उत्तर दिया। उसके मुख पर गहरी क्लांति की छाप थी। नेत्र रह रह करके भर आते और वह उन आंसुओं को पीछे ठेल देती। मीनाक्षी भी चुप हो गई। रेस्तरां का दरवाजा रह रह कर खुल रहा था। अंदर ऑर्केस्ट्रा के साथ प्यालों की खनक का रव था और घुटी हुई जगह में धुआं मंडरा रहा था। हल्का हल्का वार्तालाप और सभी चेहरे एक से उकताए हुए। सुषमा पहले लाल कारपेट को देखती रही, फिर दीवार पर लगे छोटे गमलों में हरे फर्न को। फिर उसकी आंखें खुलते हुए दरवाजे पर गई तो उसने 2 प्रौढ़ पुरुषों के साथ नील को आते पाया। सुषमा के होंठ थोड़ा सा खिलकर रह गए। अचानक उसकी अचंचल दृष्टि वहीं रुक गई। नील ने उसे नहीं देखा। वे तीनों एक और जाकर बैठ गए। सुषमा ने पाया कि यदि वह कुर्सी थोड़ी सी खिसका ले तो वह नील को देख सकती है। मीनाक्षी खाने में व्यस्त थी। सुषमा ने कुर्सी खिसकाई तो उसे चौंक कर देखा, धुआं आ रहा है। सुषमा ने कहा और कुछ तिरछी होकर नील को देखने लगी। दूर से बैठकर नील को देखते हुए सुषमा की वेदना सतगुनी हो गई। कोई नहीं समझेगा नील कि तुम मेरे लिए क्या बन गए हो, सुषमा ने मन ही मन उसे संबोधित किया। नील गहरे स्लेटी रंग का सूट पहने था, सफेद कमीज और मैरून टाई। नील के हंसते चेहरे ने सुषमा के हृदय को सहस्त्रों सरों से बीन दिया था। नील ने अपने साथी की सिगरेट जलाई, फिर उसने तीली एस्ट्रे में डाली और साथी की बात पर मुस्कुराया। फिर उसने ऊपर देखा और अपनी ओर देखती सुषमा से उसकी दृष्टि मिल गई। उसने झुककर अपने साथी से कुछ कहा और उठकर उनकी मेज पर आ गया। मीनाक्षी ने उसे देखते ही पहचान लिया और सुषमा ने बड़े सहज स्वर में कहा, मीनू, यह नील है। आप मीनाक्षी, मेरी कॉलीग और सखी। मीनाक्षी की नील से पहली भेंट थी। उसको नील को अच्छी तरह देखने की उत्सुकता भी थी और सुबह कहे गए शब्दों का संकोच भी। उस छोटी सी नज़र में उसने जो कुछ देख पाया उसे अच्छा लगा। नील की सीधी बेझिझक आंखें, सुषमा के लिए छोटी सी विशिष्ट मुस्कान और उसके चेहरे का अचानक ही कोमल हो जाना। मीनाक्षी को लगा कि सुषमा बहुत धनी है। उसने लघु संकोच को पार करके मीनाक्षी ने कहा, आपके लिए कुछ मंगाऊं, कॉफ़ी या चाय? जी नहीं धन्यवाद, नील ने कहा। मैं भी अपने ऑफिस के 2 लोगों के साथ हूँ। लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की है। वह खाली कुर्सी के पीछे हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने मीनाक्षी से कहा, आप वापस तो कॉलेज जाएंगी ना? मैं पहुंचा दूंगा। मुझे तो अपनी मौसी के पास जाना है, यहीं हनुमान रोड पर। हाँ, तुम चली जाना, देर भी हो गई है, तुम थकी भी हो।
मीनाक्षी ने तुरंत कहा। उसे अपनी इस सूझ पर थोड़ी सी खुशी भी हुई। वह अपने सुबह कहे हुए शब्दों को धोना चाह रही थी। चाय पी चुकने के बाद अपने साथियों से विदा लेकर नील सुषमा को पहुंचाने चला। चलने से पहले उसने रुककर पान की दुकान से सिगरेट की एक डिब्बी खरीदी। सुषमा उस समय चुप रही। हनुमान रोड पर मीनाक्षी को छोड़कर दोनों ने जब अपने को अकेला पाया तो सुषमा ने पूछा, तुम सिगरेट कब से पीने लगे? कभी कभी पी लेता हूं, कोई विशेष, बहुत विशेष अवसर हो तो। फिर उसने घड़ी देखते हुए पूछा, तुम्हें वापस जाने की जल्दी है क्या? उसकी दृष्टि ने सुषमा को बांध लिया। उसने बिना बात पूछा, अगर जल्दी ना हो तो कहीं और चलेंगे? कहाँ? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, नील ने उसे उसी बंधी दृष्टि से देखते हुए कहा। नील दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सुषमा के ऊपर सुबह से अवसाद का जो भार था, उससे वह इस एकांत में भी मुक्ति नहीं पा सकी। अंधकार के कारण बावड़ी का पानी बड़ा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक घने नीम की पेड़ों की कतारें और उनके हिलने से जो दरारें बनती, उनमें से सड़क के खंभों की रोशनी खौंच जाती। खुले में काफी ठंड थी और सुषमा ने पतली सी शॉल अपने चारों ओर कसकर लपेट ली थी। नील अपने हाथों में सिगरेट की डब्बी को निरंतर पलटे जा रहा था। नील मौन था। वह सुषमा की इस विचित्र मनस्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। वह जान रहा था कि सुषमा कुछ कहना चाह रही है और वह शब्द उसके होठों तक आकर रुक जा रहा है। हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ों में सरसराहट हुई। नीम की टहनियां झुकी और सुषमा ने एकाएक कहा, नील। नील ने गर्दन मोड़कर अपने से एक बलिष्ठ दूर बैठी सुषमा को देखा। नील, अब तुम मुझसे मिला मत करो। बहुत साहस बटोर कर सुषमा ने कहा था कि नील, अब तुम मुझसे मत मिला करो। नील चौंक गया। उसे इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी। वह कुछ देर यह देखता रहा कि क्या सुषमा ठीक कह रही है। वह अंधकार में सुषमा का मुख स्पष्ट नहीं देख सका, पर सुषमा के स्वर के गीलेपन से वह विचलित हो उठा। सुषमा को अचानक अपने दुख का भार बहुत बड़ा और बहुत असहनीय लगने लगा। उसके अंदर नील से सब कुछ कहने की अदमनीय इच्छा होने लगी। नील उसे कैसी सुनसान अंधेरी जगह ले आया था। सुषमा उस अंधकार के प्रति कृतज्ञ थी जिसमें उसका आंसू से गीला चेहरा नील को नहीं दिखाई दे रहा था। इस मुख क्रंदन से कभी कभी उसका शरीर बड़ी सी सिसकी से कांप उठता। सुषमा अपने दुखावेग से बहे जा रही थी। उसके गले में जो बड़ा सा बगुला अटका था, उससे उसे अपनी सांसें रुकती हुई सी लग रही थी। सुषमा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है? मुझसे कहो। क्या मैं कोई और हूं? तुमसे कोई दूसरा हूं? नील ने आग्रह किया। मुझे कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुला कर रही हो, रो रही हो। नील की जिस बाह ने सुषमा को घेर लिया था, उससे उसे बड़ा सहारा सा मिला। कितनी सबल थी वह बाह। नील का भीगा सा स्वर बस छत्र बनकर उसके ऊपर छा गया था। सुषमा ने सायास अपने को संयत किया। साड़ी के छोर से आंखें पहुंचे और थरथराते स्वर में प्रश्न किया, तुमने कभी यह भी सोचा नील कि मैं 33 साल के बाद भी अछूती और बेदाग तुम्हारी बाहों में कैसे आई? सोचा कभी? नीम के पेड़ों में फिर सरसराहट हुई। सुषमा का स्वर धीरे धीरे दृढ़ होता गया। मेरे जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताना नहीं चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह काली छाया तुम्हें भी ढक ले। पर नील, पिछले 11 सालों से मैं जिंदगी से निरंतर लड़ रही हूँ।
सुषमा ने कहा भरी, फिर सामने सुनने की ओर ताकते हुए कहा, तुम्हें विस्तार से नहीं बताऊंगी, पर मैं तुम्हें यह जताना चाहती थी कि यह नौकरी मेरे लिए बहुत कीमती है। निर्धन मैं भले ही रही हूँ, पर स्वाभिमानी भी बहुत रही हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर भी आए जबकि मैं अपने शरीर के मोल से धन और आराम पा सकती थी, पर मैंने स्वीकार नहीं किया। एमए करने के बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। वहाँ के सेक्रेटरी नगर के पुराने रईसों में थे। उन्होंने किस वस्तु का प्रलोभन नहीं दिया मुझे, पर मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैंने माँ को बताया कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने पूछा, और इन बच्चों का क्या होगा? पिताजी साल भर से बीमार थे और बिना वेतन के छुट्टी पर थे। मुझे इस नौकरी की सख्त आवश्यकता थी नील, पर मोल चुकाना मुझे सही नहीं था। माँ ने मुझे सहारा नहीं दिया, ढाढ़स नहीं बंधाया। हर बार जब अपना कोई आभूषण बेचने को निकालती तो मुझे ऐसी दृष्टि से देखती जैसे उन सब मुसीबतों के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। उन्हीं दिनों वह मुझसे एक धनी वकील से विवाह कर लेने का आग्रह भी करती रही, पर मैं पत्थर हो गई थी नील। तुम कभी कभी सोचते होगे कि ये कैसी माँ है मेरी, पर जिंदगी ने उन्हें चूस लिया है, निचोड़ लिया है। पति की दूसरी पत्नी होने पर भी उनके कोई अरमान पूरे नहीं हुए। वह सारी खीज और झुंझलाहट परिवार पर ही निकालती है। पति असक्त, बेटी हठीली। 9 साल से मैं इस कॉलेज में हूं नील, पर यहाँ लोग किसी को जीने नहीं देते। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं केवल साधन हूं, मेरी भावना का कोई स्थान नहीं है। विवाह करके परिवार को निराधार छोड़ देना मेरे लिए संभव नहीं है नील। मैंने अपने को ऐसी जिंदगी के लिए ढाल लिया है। मैं रह रही हूं। तुम चले जाओगे तो मैं फिर अपने को उन्हीं प्राचीरों में बंदी कर लूंगी। सुषमा ने साल कस कर लपेट ली। जिस दीवार से वह टिक कर बैठी थी उसकी ठंडक उसकी हड्डियों तक को छेदने लगी। नील की बांह जहां उसे छू रही थी वहां कुछ गरमाई थी, और सुषमा को वह स्पर्श बहुत प्रतीकात्मक लग उठा। उसने सोचा कि इस क्रूर, कठोर, अंधकारमय दुनिया में वह नील से ही कुछ सांत्वना पा सकती है। नील के स्पर्श में स्निग्धता है, उष्णता और आत्मीयता है। नील ने दिया सलाई जलाई और हाथ ऊंचा कर उसे देखने लगा। सुषमा की आर्द्र पुतलियां, उसके चेहरे पर क्लांति और अवसाद की छाप, ढीले हुए बाल। नील ने तीली कबूतरे पर गिरा दी। वह लो एक बार छटपटाई, फिर बुझ गई। सुषमा इतना रो लेने के बाद हल्की हो गई थी। रोती रोती उस अंधकार में सुषमा के चेहरे पर कौन से रंग पड़े यह नील ने नहीं जाना। एक लंबे अंतराल के बाद सुषमा ने भेद भरे स्वर में कहा, दिया सलाई जलाओ नील। क्यों? अपने बाल संवारूंगी। सुषमा ने पाउडर केस खोलकर घुटनों पर टिका लिया और पर्स में उंगलियां डालकर कंघा खोजने लगी। नील ने दिया सलाई जलाकर उजाला किया और उस कांपती लो के प्रकाश में सुषमा अपने बाल संवारने लगी। नील एक के बाद एक दिया सलाई जलाता रहा और उसे मुग्ध दृष्टि से देखता हुआ बोला, अब साथ में टॉर्च रखा करूं? सुषमा मुस्कुराई, गीली मीठी सी मुस्कान। अब मुझे वापस ले चलोगे या कॉलेज से निकलवाने का इरादा है? उसने पूछा। मीनाक्षी उसके कमरे में बैठी थी। सुषमा उसे देख सकुचा गई। मीनाक्षी ने हाथ की पत्रिका बंद करते हुए पूछा, रास्ता बड़ा लंबा हो गया है, इतनी देर लगती है? कहाँ भटक गई थी? सुषमा लाल हो आई। उसने पूछा, मौसी से भेंट हुई? हुई। फिर भी तुमसे पहले आ गई। अच्छा, मेरा सामान कहाँ है? अरे, सुषमा को याद आया, कार में रह गया। सुषमा, यू आर होपलेस। तन बदन की सुध नहीं रहती तुम्हें। सुषमा ने जल्दी से आंचल ठीक किया और कहा, कल आ जाएगा।
मैंने सोचा कि चौकीदार ने उतार लिया होगा। वह कपड़े बदले बिना लेट गई और कंबल खींचकर अपने ऊपर उसने डाल लिया। भौरी ने आकर पूछा, कपड़े अभी नहीं बदले? खाना कितनी देर में होगा? मीनाक्षी, तुम कुछ देर ठहर सकोगी ना? अभी खाने की बिल्कुल भूख नहीं है। सुषमा ने बाँह मोड़कर सिर के नीचे रखते हुए पूछा। चलो, गनीमत है। मुझे आज रात खाने पर बुलाया था पर याद रहा। मुझे आज रात खाने पर बुलाया था ये याद रहा, नहीं तो मुझे उपवास ही करना पड़ता। मीनाक्षी का यूं खिजाना इस समय